आपका स्वागत है और आज हम अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। यह 50वां लेक्चर है और इसमें हम मुख्य रूप से डायगोनलाइजेशन पर बात करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करने और मैट्रिसेस की घात निकालने वगैरह में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम यह चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन क्या होता है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को तब डायगोनलाइजेबल कहा जाता है अगर कोई ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी मौजूद है जिससे कि पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्योंकि हम पहले से ही मैट्रिसेस की समानता सिद्धांत के बारे में बात कर चुके हैं। तो दूसरे टर्मों में अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स के समान है, कहने का मतलब यह है कि ए को डायगोनलाइजेबल तभी कहा जाएगा अगर हम इसे को पी इनवर्स लिख सकते हैं। तो पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तब हम कहते हैं कि यह ए डायगोनलाइजेबल है। इसका मतलब है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स के समान है। यहाँ पर पी इनवर्स ए पी है और यह पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जो हमें पता करनी है ताकि पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स बन सके। तो चलिए मान लेते हैं कि ये बी एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और यह एक सही परिणाम है कि यह हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। मतलब हम ऐसे ए पी को इस तरह पता कर सकते हैं कि यह पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ परिणाम है कि यह तभी डायगोनलाइजेबल होगी अगर ए के पास n लीनियर तरह से इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश हैं। दरअसल यह एक अच्छा परिणाम है। इसका अभिलाक्षणिक मान से कुछ लेना देना नहीं है। असल में हमें अभिलक्षणिक सदिश ढूंढना है। अगर हमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश मिल जाते हैं तो डायगोनलाइजेबल है, और अगर हमें यह n लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश नहीं मिलते तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। यह इस लेक्चर का मुख्य परिणाम है। हम यहाँ औपचारिक प्रमाण नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कई उदाहरणों की मदद से हम यह देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। इस परिणाम को दूसरे टर्मों में ऐसा कहा जा सकता है, अगर यहाँ n n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसके अलग अलग n अभिलाक्षणिक मान हैं तो भी वह डायगोनलाइजेबल होगी। और इसका कारण स्पष्ट है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारे पास अलग अलग n अभिलाक्षणिक मान हैं तो हमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश भी मिलेंगे। और यह परिणाम हम पहले के लेक्चर में देख चुके हैं कि हर अभिलाक्षणिक मान के लिए एक लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश होता है। तो आखिर में दूसरा परिणाम पहले परिणाम के बराबर है, जो कि यह कहता है कि ये मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी डायगोनलाइजेबल होगी अगर इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश है। यहाँ यह नोट कीजिए कि मैट्रिक्स P जो मैट्रिक्स A को डायगोनलाइज करती है को A की मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारा मुख्य काम मैट्रिक्स P को पता करने का है। यहाँ इस मॉडल मैट्रिक्स P के कॉलम कुछ और नहीं बल्कि विभिन्न अभिलक्षणिक मानों के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश हैं। अगर हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश हैं तो हम उन्हें इस मैट्रिक्स P के कॉलम में रखेंगे। यह हमारी P मैट्रिक्स होगी। और जब हम P इनवर्स ए P को देखेंगे तो वह एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इस डायगोनल मैट्रिक्स में एंट्रीज उन अभिलक्षणिक सदिशों के अनुरूप अभिलक्षणिक मान होंगे जिन्हें हमने मैट्रिक्स P के कॉलम के रूप में रखा था। चलिए अब उदाहरण के तौर पर एक ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी संख्याएं हैं 5, 4, 1 और 2। तो यहाँ अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश निकालने में हम अपना ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम इस उदाहरण के लिए अभिलक्षणिक मान निकाल सकते हैं और तब यह 1 और 6 आएगा। क्योंकि आइडिया सरल है कि यह 5 माइनस लैम्ब्डा है तो हमारे पास 4 और 1 2 माइनस लैम्ब्डा है। तो अब हमें इस डिटर्मिनेंट को हल करना है। हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, इससे हमें मिलेगा 10। इसके बाद हमारे पास है -2 और -5 तो -7 लैम्ब्डा और प्लस यह लैम्ब्डा स्क्वायर और इससे माइनस करेंगे 4। यह 0 के बराबर है तो यह होगा लैम्ब्डा स्क्वायर -7 लैम्ब्डा। और उसके बाद हमारे पास है 6। यह 0 के बराबर होगा। इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं -6 -1 में।
तो लैम्ब्डा माइनस 1 यह 0 के बराबर होगा, तो यहाँ हमें 2 और 2 अभिलक्षणिक मान मिले। अब इस हर अभिलक्षणिक मान के लिए हमें इसके अभिलक्षणिक सदिश का पता लगाना होगा, और यहाँ हमारे पास वास्तव में 2 अलग अलग अभिलक्षणिक मान हैं, तो इससे हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश मिलेंगे और फिर हम इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकेंगे। तो यहाँ 1 के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश होंगे -1 जो इस 1 के अनुरूप है, और 6 के अनुरूप हमें मिलेंगे 4 1 मिलेंगे। अब जब हमें अभिलक्षणिक सदिश मिल गए हैं तो हम यह मॉडल मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसे हम P कहते हैं। तो यह P हम इन अभिलक्षणिक सदिश को इस P मैट्रिक्स के कॉलम के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पर -1 1 इस P मैट्रिक्स का पहला कॉलम है और यह 4 1 इसका दूसरा कॉलम है। तो हमारी मैट्रिक्स अब तैयार है और हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि P इन्वर्स AP कैसी दिखती है। यहाँ हमें यह P इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए होगी, तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए यह निकालना आसान है। तो यहाँ हमें P मैट्रिक्स को इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा और फिर हमें चिन्ह बदलने होंगे और डिटर्मिनेंट में भी माइनस चिन्ह लगाना होगा। तो आखिरकार यह इस P मैट्रिक्स की P इन्वर्स मैट्रिक्स होगी, जिसे P और P इन्वर्स को गुणा करके भी हम इसकी जांच कर सकते हैं और इससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। यह है P इन्वर्स, और अगर हम इस P इन्वर्स AP को कंप्यूट करें तो इसके परिणाम में मुख्य डायगोनल में एक और 6 आ रहा है और यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है और हम यही निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपनी मॉडल मैट्रिक्स में इन सदिश -1 और 1 से पहला कॉलम बनाया है, जो कि हमें अभिलक्षण मान 1 से मिला था। इससे हमें यह पहला अभिलक्षणिक मान मिला और दूसरे मामले में हमने इसे दूसरा कॉलम बनाया, जो कि हमें अभिलक्षणिक मान 6 से मिला था। इसलिए डायगोनल की दूसरी संख्या 6 है। अगर हम इस क्रम में बदलाव करें और P को 4 1 और -1 1 इस क्रम में लिखें और इस मॉडल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके यहाँ P इन्वर्स AP को कंप्यूट करें तो इस मैट्रिक्स की संख्या होगी 6 0 और 0 1। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमें इस 6 से मिला और यह हमें इस संख्या 1 से मिला। इस वजह से यह क्रम भी बदल जाएगा। जिस क्रम में हम अभिलक्षणिक सदिशों के रखते हैं, उसी हिसाब से हम जिन अभिलक्षणिक मान का इस्तेमाल डायगोनल संख्या के रूप में करते हैं, उनका क्रम भी बदल जाएगा। यह समझना जरूरी है। दूसरी बात जो यहाँ बताना जरूरी है वह यह है कि यह यूनिक अभिलक्षणिक सदिश नहीं है। हम इस -1 1 मैट्रिक्स से किसी को भी को गुणा कर सकते हैं और वह भी अभिलक्षणिक सदिश होगा। ऐसी ही हम इस 4 1 मैट्रिक्स से किसी भी अदिश को गुणा कर सकते हैं, यह भी एक अभिलक्षणिक सदिश होगा, क्योंकि अभिलक्षणिक सदिश यूनिक नहीं होते और ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ किसी भी सदिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे -1 और 1 ही नहीं, हम -2 और 2 को पहले कॉलम में रख सकते हैं और दूसरे कॉलम में हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 8 और 2 तो हम इस दूसरे कॉलम में आता है और 2 को रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह इस P इन्वर्स के अनुसार होगा और इस प्रोडक्ट का परिणाम 1 0 0 6 वही डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो हम चाहें तो इन अभिलक्षणिक सदिश को किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी संख्याएं 1 और 6 होंगी। यहाँ हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है क्रम जिसमें हम इन अभिलक्षणिक सदिशों को रखते हैं। आपको बता दें कि जिस क्रम में हम इन अभिलक्षणिक सदिशों को यहाँ इन कॉलम में रखते हैं, उसी क्रम में ये अभिलक्षणिक मान आएंगे। यहाँ हमने एक 3/3 वाली मैट्रिक्स का उदाहरण लिया है। इस मैट्रिक्स की संख्याएं हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 और -1 3। तो इस मैट्रिक्स के लिए भी अगर हम यह चेक करना चाहते हैं कि क्या इसे डायगोनलाइज किया जा सकता है या नहीं और इसकी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, साथ ही यह भी देखेंगे कि मॉडल मैट्रिक्स क्या होगी, इसके लिए
हमें अभिलक्षणिक मान निकालने होंगे। तो इस मैट्रिक्स के अभिलक्षणिक मान होंगे 2, 2 और 8। अब इस मॉडल मैट्रिक्स P को बनाने के लिए हमें हर अभिलक्षणिक मान के लिए अभिलक्षणिक सदिश को कंप्यूट करना होगा। यहाँ पर अभिलक्षणिक मान यह दोहराए गए 2, 2 के अनुरूप, तो यहाँ पर इस 2 की बीजीय मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। अब हम इस 2 के लिए अभिलक्षणिक सदिश निकालेंगे, तो यहाँ पर यह 2, -2 और -2 वह मैट्रिक्स होगी जिसे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रूप में हल करना है। ऐसा करने से हमें यहाँ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश मिल रहे हैं। क्योंकि 2 की बीजीय मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इस विशेष मामले में 2 की ज्यामितीय मल्टीप्लिसिटी भी 2 आ रही है। तो यह इस 2 के अनुरूप है, यह भी इस 2 के अनुरूप है, और यह इस 8 के अनुरूप है। तो हमारे पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश हैं, और इसलिए हम अब इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए होती हैं। यहाँ यह याद रखें कि मॉडल मैट्रिक्स P और ए मैट्रिक्स का क्रम एक ही होगा, तो मैट्रिक्स P को भरने के लिए हमें 3 कॉलम चाहिए। अगर हमारे पास ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश हैं, तो हम इस P मैट्रिक्स को बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ऐसा होता है कि 2 के अनुरूप हमारे पास बस एक ही अभिलक्षणिक सदिश है, तो हम इस P को नहीं बना सकते। दूसरे टर्मों में कहें तो इस मामले में मैट्रिक्स से डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। यहाँ मैट्रिक्स से डायगोनलाइजेबल इसलिए है क्योंकि हमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश मिल रहे हैं। इस मॉडल मैट्रिक्स P के पहले 2 कॉलम में हम 1, 2, 0, -1, 0 और 2 संख्याएं रखेंगे, और 8 के अनुरूप हम तीसरे कॉलम के रूप में 2, -1 और 1 संख्याएं रखेंगे। तो पहला कॉलम 2 के अनुरूप है, दूसरा कॉलम भी 2 के अनुरूप है, और तीसरा कॉलम 8 के अनुरूप है। तो हमारा क्रम ठीक यही रहेगा, और ये P इनवर्स AP मैट्रिक्स की डायगोनल संख्याएं बन जाएंगी। अगर अब हम P इनवर्स AP को कंप्यूट करें, तो हमें यह P इनवर्स चाहिए, और फिर हमें यह प्रोडक्ट निकालना है, और हमें मिलेगा ये 2, 2 और 8। यह वही क्रम है जिसमें हमने यह अभिलक्षणिक सदिश रखे थे। तो यहाँ हमें बिल्कुल वही डायगोनल संख्याएं मिल रही हैं, जो कि हैं 2, 2 और 8। यही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स A के समान है। बाद में हम इसके बारे में कई अच्छी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इस वजह यह है कि समान मैट्रिसेस की कई प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। साथ ही हम इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल भी देखेंगे। मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के बाद उन्हें कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम इस विषय पर भी बात करेंगे। हम एक आखिरी उदाहरण लेंगे। हम देख सकते हैं कि डायगोनल पर 2, 2 और 3 संख्याओं के साथ यह एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। साथ ही इसमें इस 4 के अलावा बाकी बची सभी संख्याएं शून्य हैं। यह एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस मामले में अगर हम अभिलक्षणिक मान कंप्यूट करें, तो क्योंकि यहाँ पर 2, 2 और 3 हैं, तो अभिलक्षणिक मान भी 2, 2 और 3 होंगे। अब हमें 2 और 3 के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश निकालने होंगे। इस मामले में इस 2 की बीजीय मल्टीप्लिसिटी 2 है, और इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है। और इस मामले में इस अभिलक्षणिक मान 2 की बीजीय मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 न होने की वजह से हम इस सिस्टम को डायगोनलाइज नहीं कर सकते। ऐसा होने पर हम कम अभिलक्षणिक सदिश मिलते हैं, और हम मॉडल मैट्रिक्स P नहीं बना सकते। यहाँ पर इस दोहराए गए अभिलक्षणिक मान 2 के अनुरूप हमें बस एक अभिलक्षणिक सदिश मिल रहा है, और इसका कारण स्पष्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम यह a माइनस लैम्ब्डा I x बराबर 0 इक्वेशन बनाएं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ हमें 0, 0, 0 फिर 4 और फिर से 0, 0, 0, 0 और 1 संख्याएं मिलेंगी।
अभिलक्षणिक सदिश के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की यह स्थिति है और दाईं और यह शून्य होगा, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हम यहाँ दो पिवट संख्याएं देख सकते हैं। यह संख्याएं हैं 2 और 4। यह दोनों पिवट संख्याएं और इसमें बस एक ही फ्री वेरिएबल है जो कि है यह x2। x2 एक फ्री वेरिएबल है। इसका मतलब है कि हम इस x2 को कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इसे अल्फा लेते हैं। इस दूसरी इक्वेशन से हमें यह दिख रहा है कि x1 शून्य होगा, यह हम इस दूसरी इक्वेशन में देख सकते हैं, और इस तीसरी इक्वेशन से x3 शून्य के बराबर है। तो इस मामले में इस दोहराए गए के अभिलक्षणिक मान के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश x1, x2 और x3 0, 1, 0 और इसके किसी भी गुणज के बराबर होंगे। हमें यहाँ केवल अल्फा लिया है, तो यहाँ पर यह अभिलक्षणिक सदिशों में से एक अभिलक्षणिक सदिश है। इसके बाद हम 3 के अनुरूप का अभिलक्षणिक सदिश भी कंप्यूट कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से यह एक ही होगा। तो हमारे पास है 2, -1 और 1। हमें इस मॉडल मैट्रिक्स P को बनाने के लिए 3 सदिश चाहिए और इन 2 सदिशों के साथ हम इस स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश हैं और इसलिए मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो हमारा परिणाम है कि दी गई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। हमने यहाँ देखा कि हम हर किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर सकते, हम बस उन्हीं मैट्रिसेस को डायगोनलाइज कर सकते हैं जिनके लिए हमारे पास सभी जगहों के लिए अभिलक्षणिक सदिश होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई n पंक्ति और n कॉलम वाली मैट्रिक्स है तो यह मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइज होगी अगर हमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट अभिलक्षणिक सदिश मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डायगोनलाइजेशन के इस्तेमाल की। इसका सबसे पहला इस्तेमाल यह है कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के बाद इसकी मदद से हम आसानी से मैट्रिसेस की घात कंप्यूट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, इसका अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। हमने देखा है कि अगर मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज किया जा सकता है तो P इन्वर्स ए P D के बराबर होता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे P से मल्टीप्लाई करेंगे तो दाईं तरफ यह PD हो जाएगा। इसके बाद हम दाईं तरफ P इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें यह परिणाम मिलेगा A PD P इन्वर्स के बराबर है। यह संबंध मिलने के बाद अगर हम ए को मल्टीप्लाई करना चाहें या ए की घात 2 या ए स्क्वायर निकालना चाहें तो हमें PDP इन्वर्स को PDP इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद मैट्रिक्स की साहचर्य गुणधर्म के आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर P इन्वर्स P है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बचेगा PD और DP इन्वर्स, यानी कि हमारे पास होगा P और इस डायगोनल मैट्रिक्स D की घात 2। तो यहाँ इस मैट्रिक्स की घात दे यानी कि ए स्क्वायर का सीधे तौर पर इस डायगोनल मैट्रिक्स की घात 2 में अनुवाद किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा यह है कि हम आसानी से इस डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बस इसकी डायगोनल संख्याओं की ही स्क्वायर करना होगा। तो हम असल में इसका स्क्वायर निकालने के लिए डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि हमें बस इसकी डायगोनल संख्याओं का स्क्वायर करना है। अब ए स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। हमें बस P D स्क्वायर और P इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। स्वाभाविक रूप से जब हमें 2 की बजाय कोई बड़ी घात निकालनी होगा तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस मामले में हमें P D स्क्वायर और P इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए हमें D की घात 1000 निकालनी पड़े तो स्वाभाविक है कि हमारा काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसका यह इस्तेमाल इस मामले में निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा क्योंकि D की बड़ी घात कंप्यूट करना आसान होगा।
इस ए स्क्वायर के लिए डी स्क्वायर क्यों आ रहा है, यह जानने के लिए हम उदाहरण के तौर पर ए की घात 3 लेते हैं। इस मामले में भी हमें पहले जैसा स्ट्रक्चर ही मिलेगा। तो यह पी डी स्क्वायर पी इनवर्स ए स्क्वायर के लिए है और इसे फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे और यह पी इनवर्स पी फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और हमें पी डी की घात 3 पी इनवर्स परिणाम में मिलेगा। तो हम यहाँ इन गणनाओं की मदद से यह बताना चाहते हैं कि ए की घात n डी की घात n भी होगी और इसके साथ होगा p और p इनवर्स। तो जो भी ए की घात होगी वही इस मैट्रिक्स डी की घात होगी। इससे हम यह साबित कर सकते हैं कि ए की घात n और कुछ नहीं बल्कि p डी की घात और 3 p इनवर्स है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब हमें इस मैट्रिक्स की बड़ी घात कंप्यूट करना चाहते हैं जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो, तो यह काफ़ी उपयोगी है क्योंकि डी की घात n को कंप्यूट करना बहुत आसान है। अगर हम दो डायगोनल मैट्रिक्स लें, उदाहरण के लिए यह मैट्रिक्स, और हमें इसे इसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करने पर यह ए स्क्वायर होगा और यह 0 होगा। यहाँ पर भी यह 0 होगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। तो डायगोनल मैट्रिसेस का गुणनफल निकालने के लिए हमें सिर्फ डायगोनल संख्याओं की घात निकालनी है। तो हमें इस मल्टीप्लिकेशन को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरह करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास यह ए 0 0 b है और हमें इसकी घात n निकालनी है। तो यह होगा a की घात n 0 और b की घात n। हम यहाँ यही बताना चाहते थे और इसी संबंध को समझाना चाहते थे कि a की घात n और कुछ नहीं बल्कि d की घात n है। इसे कंप्यूट करना बहुत ही आसान है और आखिर में हमें इसे p और p इनवर्स के साथ इसका प्रोडक्ट निकालना है। इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ बस यही कंप्यूट करने की ज़रूरत है, पर d की घात n के लिए बस यही लीनियर संबंध है। तो इन डायगोनल संख्याओं की बस घात निकालनी है और कुछ नहीं करना। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हमें ए की घात 5 निकालनी है और ए 1 4 1/2 0 के बराबर है। ऐसा करने के लिए हमें अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश निकालने होंगे क्योंकि हमें पी चाहिए और साथ ही डायगोनल मैट्रिक्स भी चाहिए। इस मामले में अभिलक्षणिक मान है -1 और 2 और फिर हम -1 के लिए अभिलक्षणिक सदिश कंप्यूट करेंगे जो कि हैं 2 और -1 और 2 के लिए अभिलक्षणिक सदिश हैं 4 और 1। इनकी मदद से अब हम मॉडल मैट्रिक्स पी बना सकते हैं। हम यहाँ पर इन अभिलक्षणिक सदिशों को पी के कॉलम के रूप में रख रहे हैं। तो पहले कॉलम में हमारे पास हैं 2 और -1 और दूसरे कॉलम में हैं 4 और 1। अब इस मॉडल मैट्रिक्स की मदद से हम पी इनवर्स आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं और उसके बाद जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, ए की घात 5 पी डी की घात 5 पी इनवर्स के बराबर होगी। तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स की घात निकालनी है और उसके बाद इसे पी और पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखते हैं, यह रहा पी इनवर्स और अब हमें डी निकालना है। हमारे पास अभिलक्षणिक मान हैं जो कि हैं -1 और 1। डी निकालने के लिए हमें इन अभिलक्षणिक मानों को उसी क्रम में रखना है जिस क्रम में हमने इन अभिलक्षणिक सदिशों को पी में रखा था। तो यह पहला कॉलम -1 के अनुरूप था और दूसरा कॉलम 2 के अनुरूप था, इसलिए यह क्रम इन अभिलक्षणिक मानों में बरकरार रखा जाएगा। तो यह रही मैट्रिक्स डी की घात 5 निकालने के हमें बस -1 की घात 5 और 2 की घात 5 निकालनी है। जैसा कि हमने यहाँ किया है तो हम बड़ी घात से कंप्यूट कर सकते हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हमें बस इन डायगोनल संख्याओं की घात निकालनी होती है और बाद में हमें बस इस पी और पी इनवर्स से इसे मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए इस संबंध से ए मैट्रिक्स की कोई भी घात निकालना
आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करके हम एक की घात निकालते हैं, जो इस मामले में 21, 44, 5.5 और 10 के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक की घात 5 मिल गई। लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें मैट्रिक्स की बड़ी घात निकालनी होती है। मैट्रिक्स ए का गुणन निकालने की तुलना में यह तरीका बहुत बेहतर है। तो यह था इसका एक ऐसा इस्तेमाल जहां हमने अभिलक्षणिक मान, अभिलक्षणिक सदिश और विशेष रूप से मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेशन का इस्तेमाल किया। अब आते हैं इसके दूसरे इस्तेमाल पर, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम आने वाले कुछ लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ बस इसे या डायगोनलाइजेशन के इस अनुप्रयोग के बारे में बताने के लिए हम एक बहुत सरल उदाहरण भी करेंगे। यहाँ हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ली हैं। यहाँ पर यह एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और उनके चर युग्मित हैं। तो यहाँ हमारे पास बाईं और डेरिवेटिव टर्म है। कहने का मतलब है कि हमारे पास है dx एक dt, और मान लीजिए कि हमारे पास दो इक्वेशन हैं, तो यहाँ होगा dx 2/dt और दाईं और यहाँ कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो यहाँ आएगा a11, a22, a33 और a44 और फिर चर x1 और x2 यहाँ पर आएंगे। तो इस सिस्टम में दो अज्ञात संख्याएं x1 और x2 हैं और यह एक सिस्टम है क्योंकि इस सिस्टम की पहली इक्वेशन dx और dt में यह x1 और x2 है, तो a11 x1 प्लस a12 x2 और दूसरी इक्वेशन है dx2/dt, जो कि 12 x1 प्लस a22 के बराबर है। तो हमारे पास यह दो इक्वेशन हैं, यह दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। हमारे पास साधारण डेरिवेटिव हैं, इसलिए ये साधारण डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम है और यह युग्मित हैं क्योंकि x1 और x2 पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन में मौजूद है। यह युग्मित इक्वेशन हैं और इन्हें हल करना बहुत आसान नहीं है। हालांकि डायगोनलाइजेशन की मदद से यह बहुत ही आसान हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हमें क्या मानकर चलना है? हमें यह मानकर चलना है कि यह मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल है, यह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अब जब हमें पता है कि यह डायगोनलाइजेबल है, तो हमें यह संबंध भी पता है कि d p इनवर्स के p के बराबर है। फिर इस सिस्टम में, जो कि x का डेरिवेटिव टर्म है, हम एक ही जगह PDP इनवर्स डाल देंगे, तो इक्वेशन की दाईं और हमारे पास है PDP इनवर्स और x। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास है P इनवर्स और डेरिवेटिव टर्मों का सदिश, और फिर हमारे पास है DP इनवर्स और यह x। यह बस कोएफिशिएंट है, यह यहाँ पर मैट्रिक्स है जो कि मॉडल मैट्रिक्स है। तो यह सिर्फ आपके कांस्टेंट हैं और यहाँ P को डाला है, यह कांस्टेंट हैं। तो हम असल में इस P इनवर्स और सदिश के डेरिवेटिव टर्मों को लिखने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। तो हम P इनवर्स x का डेरिवेटिव ले सकते हैं क्योंकि यह कांस्टेंट टर्म है और डेरिवेटिव में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने P इनवर्स x और इसके डेरिवेटिव को सामूहिक रूप से लिया है दाईं और हमारे पास है d P इनवर्स और यह x। और अब हम इस P इनवर्स x की जगह एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस P इनवर्स x को हम एक नए वेरिएबल y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमने इस नए वेरिएबल को y नाम दिया है। जब हम P इनवर्स x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसे एक नए वेरिएबल y से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हमारा सिस्टम जो कि था x डॉट बराबर a x अब y डॉट बराबर dy हो गया है। तो इस सिस्टम को इसमें बदलने का क्या फ़ायदा है? अब अगर आप ध्यान दें तो यह D यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल संख्याएं होंगी और इस D में अभिलक्षणिक मान डाले जाते हैं। तो हमारे रिड्यूस्ड सिस्टम का फ़ायदा यह है कि
यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव टर्म है, यहाँ हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और यहाँ हमारे पास y है जो कि अज्ञात है। अब हम अगर सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन को देखें तो हमें ये n इक्वेशन मिल रही हैं और अब ये असल में वियुग्मित इक्वेशन हैं, क्योंकि जब हम इसे डायगोनल संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लैम्ब्डा एक संख्या मिल रही है, लैम्ब्डा 2 दूसरी संख्या है और लैम्ब्डा n और यहाँ भी हमारे पास ये y1, y2, y3 और yn के डेरिवेटिव हैं। तो हमें यहाँ n इक्वेशन है, लेकिन यह अब वियुग्मित इक्वेशन है क्योंकि पहली इक्वेशन में अब सिर्फ y है और दूसरी इक्वेशन में सिर्फ y2 है और तीसरी इक्वेशन में सिर्फ y3 है और dy/dt बराबर लैम्ब्डा जैसी एकल इक्वेशन को हल करने का तरीका हम जानते हैं, क्योंकि ये सभी इक्वेशन dy/dt बराबर yt इसी तरह की होती हैं और हमें इसका सॉल्यूशन पता है। यहाँ पर y कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल t के गुणन के बराबर होगा, तो यह इस इक्वेशन y बराबर c एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय t का सॉल्यूशन है। और यहाँ हमारे पास वे सभी इक्वेशन हैं जो अब युग्मित इक्वेशन नहीं है। तो डायगोनलाइजेशन के इस विचार की मदद से हमें युग्मित सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से ये वियुग्मित सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिली, जिनका हल करना अब आसान है। हम इस हर इक्वेशन का हल करेंगे और इस सॉल्यूशन में हमें मिलेगा कि y i t c i और e की घात लैम्ब्डा i t के गुणन के बराबर है। यह c i इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमारे पास है p इनवर्स x t जो कि हमने y से सब्स्टिट्यूट किया था और अब हमें सदिश y मिल गया है। यहाँ से हमें फिर से यह x मिल जाएगा, क्योंकि दिए गए सिस्टम में x हमारा मुख्य वेरिएबल था, या हमें इसे विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। इस x के x1, x2, x3, xn यह n घटक थे। यहाँ पर यह सदिश p है। इस सदिश p के कॉलम में अभिलक्षणिक सदिश हैं डी डायगोनल मैट्रिक्स थी जिसकी संख्याएं थी लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2, लैम्ब्डा n और यहाँ हमें इसके अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश मिलेंगे। तो ये अभिलक्षणिक सदिश होंगे v1, v2 और v3 और ऐसे ही हम vn मिलेगा। तो यह इन लैम्ब्डा अभिलक्षणिक मानों के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश हैं। यहाँ पर यह मॉडल मैट्रिक्स थी। इसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका yt के साथ गुणन। यहाँ हमारे पास है y1, y2 और yn, जो कि हमें पता है कि e की घात लैम्ब्डा i और t के गुणन के बराबर है। इस मैट्रिक्स सदिश का गुणन निकालने के लिए हम पहले कॉलम को पहली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे कॉलम को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह बाकी सभी कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ यही लिखा है। यहाँ y को हमने c1 e की घात लैम्ब्डा 1t, c2 e की घात लैम्ब्डा 2t, cn e की घात लैम्ब्डा nt से सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ अंतिम टिप्पणी यह है कि हमें मैट्रिक्स A के अभिलक्षणिक मान और साथ ही अभिलक्षणिक सदिश कंप्यूट करने हैं और फिर हम अंत में इस सॉल्यूशन को सीधे लिख सकते हैं, जो है कांस्टेंट टर्म इस लैम्ब्डा 1 के अनुरूप पहला अभिलक्षणिक सदिश जो होगा e की घात लैम्ब्डा 1t, लैम्ब्डा 2 के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश और लैम्ब्डा n के अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश। तो हमें क्या करना है? हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए दी गई मूल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए को कंप्यूट करना है। हमें बस लैम्ब्डा अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिशों को कंप्यूट करना है और हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे दिखाने के लिए हमने यहाँ एक सरल उदाहरण लिया है। हम इसे सिस्टम की तरह लिख सकते हैं। तो dx1 dt, dx2 dt को हम इस सदिश की तरह लिख सकते हैं। यह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसकी संख्याएं हैं 3, 2, 7 और -2 और यह x1 और x2। तो हमें बस इस मैट्रिक्स की अभिलक्षणिक सदिश और अभिलक्षणिक मान को कंप्यूट करना है। लाक्षणिक पॉलिनॉमियल लिखने पर इस मैट्रिक्स के अभिलक्षणिक मान -4 और 5 रहे हैं और इसके अनुरूप अभिलक्षणिक सदिश हैं 2, 7, 1 और 1। तो यह 1 और 1 5 के अनुरूप है और यह 2 और -7 इस -4 के अनुरूप हैं। तो अब हम अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश के रूप में
इस सॉल्यूशन को सीधे लिख सकते हैं। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, हमें इस अभिलक्षणिक सदिश और एक्सपोनेंशियल की घात लैम्ब्डा टी रखना है। इसके बाद हम दूसरा कांस्टेंट, दूसरा सदिश और एक्सपोनेंशियल 5t रखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि डायगोनलाइजेशन की मदद से ऐसे सिस्टम को हल करना बहुत ही आसान था। और इसका निष्कर्ष यह है कि हमने मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेशन के बारे में सीखा, और विशेष रूप से हमने इस दो अनुप्रयोगों को देखा। इस विचार की मदद से हम मैट्रिसेस की घात आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा डायगोनलाइजेशन की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कंप्यूट कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर में इन संदर्भों का इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद।